हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज है 18 मई 2022। तो आज 18 मई 2022 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडीकर को फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 17 मई को। तो हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 से हुई थी। थीम क्या है 2022 की? तो 2022 की थीम जरूर याद रखिएगा। 2022 की थीम है डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्ड पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। किसी भी डे को जब भी आप पढ़िएगा तो उसकी थीम जरूर याद रखना है। विश्व दूरसंचार दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार आसानी से उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, तो जो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में या दूर रहने वाले क्षेत्रों में के लोगों तक सूचना और संचार को आसानी से उपलब्ध कराना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम नाटो बोलते हैं, में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो इसका आंसर है स्वीडन। देखिए दोस्तों, फिनलैंड और जो स्वीडन है, ये दोनों देश अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों अब किस में शामिल होना चाहते हैं? नाटो में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, और नाटो भी ये कह रहा है कि अगर ये दोनों देश नाटो में शामिल होते हैं तो वह इसका स्वागत करेगा, यानी कि इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये नाटो में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक कंट्री है जिसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इन दोनों देशों के नाटो में शामिल होने से। उसका नाम है दोस्तों रसिया। हुआ क्या है कि कुछ दिनों पहले यूक्रेन भी यही बात कह रहा था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा, तो उसने यानी रसिया ने यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण कर दिया, यानी युद्ध हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों जो रसिया है ये भी इन दोनों देशों से कह रहा है कि अगर नाटो में ये शामिल होते हैं तो इन पर भी उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी जिस प्रकार की कार्रवाई यूक्रेन पर की गई है। ठीक है दोस्तों, तो जो फिनलैंड है और जो स्वीडन है, ये दोनों देश अब कह रहे हैं कि वो नाटो में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर फिनलैंड नाटो में शामिल हो जाता है तो इससे क्या नुकसान होगा रसिया को, इसको हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर फिनलैंड नाटो में जुड़ता है तो नाटो की जो सेना है वो रूस की सीमा तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, और नाटो देश नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की जो सीमा है वो रूस के साथ पहले से 1200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक बात समझ लीजिएगा कि जो नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया देश हैं, इनकी सीमा रूस के साथ भी लगती है। ठीक है, और ये देश नाटो में भी शामिल है। तो इस प्रकार से 1200 किलोमीटर की जो सीमा है वो पहले से नाटो के साथ लगती है, किसकी? रूस की। अगर फिनलैंड शामिल हो जाता है तो 1300 किलोमीटर और जो सीमा है वो और रूस की लगेगी नाटो से। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो रूस है ये फिनलैंड से पर ये दबाव बना रहा है कि ये नाटो में शामिल ना हो। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर समझ लीजिएगा कि 1200 किलोमीटर की जो सीमा थी वो पहले से लग रही थी नाटो की, किससे? रूस से। अगर फिनलैंड शामिल होता है तो 1300 किलोमीटर और सीमा लग जाएगी नाटो की, किससे? रूस से। इसलिए रूस अपने आप को इसमें असहज महसूस कर रहा है और वो सोच रहा है कि नाटो उसकी जस्ट सीमा तक आ जाएगा, इसलिए इन दोनों देशों पर वो दबाव बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में अगर फिनलैंड भी नाटो में जुड़ जाता है तो रूस के साथ नाटो की सीमा बढ़कर लगभग 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये है पूरा मामला। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नाटो की। तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो। स्थापना कब हुई थी नाटो की? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना का उद्देश्य है जो सोवियत संघ है उसके बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना। देखिए दोस्तों, रसिया जो है वो कभी सोवियत संघ हुआ करता था। ठीक है, यूएसएसआर। तो नाटो जब बना था तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के प्रभाव को कमजोर करना और उसका मुकाबला करना। ठीक है,
दोस्तों 1949 में जब नाटो बना था तो इसके अमेरिका सहित 12 सदस्य थे, यानी 12 संस्थापक सदस्य हैं इसके, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसके अमेरिका, ब्रिटेन सहित 30 सदस्य हैं। तो याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो नाटो है उसके कितने सदस्य हैं, तो नाटो के 30 सदस्य हैं। ठीक है, नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई और देश हमला करे तो उसके सदस्य देश उसका जवाब देते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मान लिया कि किसी देश ने अमेरिका पर हमला कर दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो दोस्तों नाटो के जो 30 सदस्य हैं वो सभी अमेरिका की मदद करने के लिए जाएंगे और ये मानेंगे कि अगर अमेरिका पर हमला हुआ है तो ये सभी 30 देशों पर एक साथ हमला हुआ है, तो दोस्तों सभी देश उसके बचाव के लिए पहुंच जाएंगे। यूक्रेन भी ये चाह रहा है कि वो नाटो में शामिल हो जाए, लेकिन रूस जो है वो इसका विरोध कर रहा है, इसी के कारण वहां पर युद्ध भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। किस देश के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ वॉर्न को देश की नई प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों जो एलिजाबेथ वॉर्न है ये प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं किस देश की? याद रखिएगा, फ्रांस की बन गई हैं। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने एलिजाबेथ वॉर्न को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में फ्रांस में चुनाव हुए और जो इमैनुअल मैक्रोन है उनकी पार्टी ने जीत हासिल की और वो राष्ट्रपति बने। अब उन्होंने यानी इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ वॉर्न को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया है। एलिजाबेथ वॉर्न की बात करें तो इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को अपने दादा जॉर्ज पंचम के शासनकाल के दौरान लंदन में हुआ था। और एक पॉइंट और नोट करिएगा कि जो एलिजाबेथ वॉर्न है ये फ्रांस के इतिहास में दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और पेरिस में विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर भी स्थित है। तो ये पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो एफिल टावर है ये किस देश में है? तो फ्रांस में है। और फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर है एफिल टावर। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे मनाया जाता है 14 जुलाई को। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? ठीक है दोस्तों, तो 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो कौन है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दोस्तों ये जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये राजस्थान में है और उसको अभी हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। याद रखिएगा क्या नाम है उनका? भूपेंद्र यादव। क्या नाम है दोस्तों? भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव जी ने क्या काम किया है अभी हाल ही में कि जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है उसको देश का 52वां टाइगर रिजर्व ऑफिशियल तौर पर घोषित किया है। ठीक है, इसकी घोषणा तो बहुत पहले कर दी गई थी लेकिन ऑफिशियल तौर पर इसकी घोषणा अभी की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो भारत के बाघ अभ्यारण्य 1973 में स्थापित किए गए थे और टाइगर प्रोजेक्ट, याद रखिएगा जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत भी 1973 से हुई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो होता है उसके द्वारा टाइगर रिजर्व को प्रशासित किया जाता है, यानी उन पर कंट्रोल रखा जाता है। विश्व में जितने भी टाइगर पाए जाते हैं उनका 80% जो है वो इंडिया में पाया जाता है, यानी टोटल जो पूरे विश्व में टाइगर हैं उनका 80% टाइगर कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? इंडिया में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर हैं 526। ये 2018 की रिपोर्ट है दोस्तों, इसको आप नोट करिएगा कि 2018 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद कर्नाटक में है, किसने है दोस्तों? 524 हैं और मध्य प्रदेश में 526 हैं। उत्तराखंड में 442 हैं, तमिलनाडु में 229 हैं, महाराष्ट्र में 190 हैं, आसाम में 167 हैं और केरल में 136 हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में बन रहा है? तो दोस्तों ये बन रहा है राउरकेला में। राउरकेला कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो राउरकेला है वहां पर देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। ठीक है, और यह देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में 20,000 की सीटिंग कैपेसिटी होगी, यानी 20,000 लोग वहां पर बैठ सकते हैं। इसका निर्माण अक्टूबर 2022 तक हो जाएगा। इस स्टेडियम में साल 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का भी आयोजन होना है। दोस्तों ये तो बात हुई
हॉकी की सबसे बड़ी स्टेडियम की, लेकिन क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? तो दोस्तों क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों? अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला यानी NCFL का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला है इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर? हैदराबाद में किया गया है। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में कि राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो ये किया गया है हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ खास तौर पर साइबर अपराध के लिए इस केंद्र को खोला गया है और हैदराबाद में इस लैब को केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में स्थापित किया गया है। हैदराबाद की बात करें तो यह तेलंगाना की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मई 2022 को किस राज्य ने अपना 47वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? तो उस राज्य का नाम है सिक्किम, यानी सिक्किम ने 16 मई 2022 को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, 1975 में 36वें संविधान संशोधन के बाद सिक्किम को भारत संघ का 22वां स्टेट बनाया गया था। ये पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। तो 16 मई 1975 को दोस्तों क्या हुआ था कि 36वें संविधान संशोधन के बाद सिक्किम स्टेट को भारत संघ का हिस्सा बनाया गया और जो सिक्किम था वो भारत का 22वां स्टेट बना था। इसकी सीमा पूर्व में भूटान और नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत से लगती है और साउथ में किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है और दोस्तों पश्चिम में इसकी जो सीमा है वो नेपाल से भी लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों इसकी जो कैपिटल है वो है गंगटोक और प्रेम सिंह तमांग जो है वो वर्तमान यानी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है दोस्तों? गंगा प्रसाद। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा है। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। नेक्स्ट है, किसने मई 2022 में पूर्वी दिल्ली में पहले आवासीय इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों पूर्वी दिल्ली में हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मयूर विहार की एक सोसाइटी में पूर्वी दिल्ली में पहले आवासीय इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है और इस चार्जिंग स्टेशन को बनाया किसने है? इंफ्राटेक कंपनी EVRE ने। ठीक है दोस्तों, तो EVRE ने विभिन्न शहरों में लगभग 700 चार्जिंग स्टेशन संचालित किए हैं। ठीक है दोस्तों, दिल्ली की बात आई है, मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया हैं और अनिल बैजल जो हैं यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रांस की कैपिटल क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, सिक्किम के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2018 के अनुसार कितने टाइगर रिजर्व हैं? टाइगर कितने हैं, यानी टाइगर की हमें संख्या बतानी है कि कितने टाइगर हैं 2018 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें और उसके लिए कोड यूज करें राजा नंबर 1। कोई भी अगर आप फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो रेफरल कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। खबरी पर भी आप हमें फॉलो कर लें, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप खबरी पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।